आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV, ये जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है पार्ट फर्स्ट की, इसका आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 90 से। आज हमने पढ़ना है इमरजेंसी ऑपरेशंस। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ऑपरेशन से पहले मरीज़ को तैयार कैसे करते हैं, क्या क्या इकदाम किए जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन सकता है बेटा। आज हमने पढ़ना है इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए कैसे तैयार करते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा पेशेंट आ गया जिसका पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी और अचानक से ऑपरेशन करना पड़ गया तो उसकी तैयारी। तो इन दीज ऐसे मरीज़ों में द पेशेंट इज़ प्रिपेयर्ड एज़ फॉर रूटीन ऑपरेशन। इसको भी ऐसे ही तैयार करना आपने जैसे रूटीन ऑपरेशन के लिए करते हैं। एक्सेप्ट देन एन एनीमा इज़ नॉट गिवन, और इसके अलावा एनीमा इसको नहीं देना। तो एनीमा क्या था, मैदे को खाली करने के लिए देते थे उसमें, क्योंकि हमें पहले पता होता था कि इसको ऑपरेट करना है, तो पहले ही एनीमा दे के उसका मैदा या उसके जो पखाना वगैरह है वो खारिज कर लेते थे। लेकिन ये इमरजेंसी केस में आया है तो इसका स्टमक को एम्प्टी कैसे करेंगे। तो एम्प्टिंग द स्टमक यानी मैदा खाली कैसे करेंगे, करना ज़रूरी होता है इसमें बेटा। कोई भी ऑपरेट हो, चाहे इमरजेंसी हो चाहे दूसरा हो, उसमें मैदा ज़रूर खाली करना है। एज़ द पेशेंट हैज़ नॉट बिन प्रिपेयर्ड फॉर एन ऑपरेशन, क्योंकि मरीज़ पहले से तैयार नहीं था ऑपरेशन के लिए। शी हैज़ टेकन फ्लूइड, उसको आप पानी पिलाएंगे, और फूड या खाना देंगे प्री ऑपरेटिवली। ठीक है, सॉरी, उसने पहले ही फ्लूइड लिया हुआ है या खाना लिया हुआ है ऑपरेशन से पहले। प्री का मतलब होता है पहले, तो वो खुद ही ले चुका होता है। तो एनेस्थीजिंग अ पेशेंट विद फुल स्टमक, अगर मरीज़ को मैदा जब उसका फुल है उसको बेहोशी देंगे। एनेस्थीजिंग का मतलब होता है बेहोशी देना। तो अगर हम मरीज़ का मैदा फुल और बेहोशी देंगे, लीड्स टू वॉमिटिंग, इससे उल्टियाँ आएंगी, और रिगर्गेशन और रिगर्गेशन होगी या रिगर्गिटेशन होगी और फूड की। रिगर्गिटेशन कहते हैं बेटा मैदे से जो है खाना मुंह में भराना, दोबारा उल्टी वाली कैफियत ही है ये भी। वॉमिटिंग भी उल्टी होती है और रिगर्गिटेशन भी आप उल्टी ही समझ लें। तो अगर आपने बेहोशी दे दी और मैदा फुल था तो उल्टियाँ लग जाएंगी उसको इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, और जब वो फीमेल बेहोश होगी, एनेस्थीसिया दिया होगा, द वॉमिट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, और ये उल्टी फेफड़ों में भी जा सकती है। एंड का स्वेयर एनोक्सिया, और इससे शदीद दम घुट सकता है, विच कैन बी फैटल, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द लंग्स, कोई भी फ्लूइड्स जो है वो फेफड़ों में जब गया, रिजल्ट इन द स्वेयर टाइप ऑफ नमूनिया, शदीद किस्म के नमूनिया का भी बायस बन सकता है। टू प्रिवेंट दीज कॉम्प्लिकेशन, ऐसी पेचीदगियों से बचने के लिए द स्टमक इज एम्प्टीड, मैदे को खाली कर देते हैं बिफोर द ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले। तो ये लाजमी खाली करना है। कैसे करेंगे, ड्रग्स कौन सी देंगे, एपोमॉर्फिन इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, इसको IV देंगे। एपोमॉर्फिन इंजेक्शन काज वॉमिटिंग, जिससे उल्टियाँ आएंगी। एंड एम्प्टीज द स्टमक, और मैदा खाली हो जाएगा। स्टमक ट्यूब इज़ पास थ्रू द माउथ आर नोज़, मैदे की एक ट्यूब होती है वो मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए लगाई जाएगी, उसके लास्ट में सुराख होते हैं बेटा। इनटू द स्टमक, मैदे में डाल दी जाएगी। एंड द स्टमक एम्प्टीड, और उसके साथ मैदे को खाली कर लिया जाता है। ये अक्सर औकात किसी ने देखा भी होगा, जब कोई शख्स कोई जहर खा लेता है, स्प्रे पी लेता है या कोई गोलियाँ शोलियाँ खा लेता है, तो मैदे को वाश करने के लिए नाली यूज़ होती है, तो उसके ज़रिए ये नाली जो है मैदे के अंदर पास कर देंगे। इसको रॉयल ट्यूब भी कहते हैं। ये दिखाता हूँ मैं नाली आपको, ये देखें बेटा साइज़ होते हैं इसके मुख्तलिफ, और ये रॉयल ट्यूब है। ये देखें, ये इसमें सुराख यहाँ नज़र आ रहे होंगे, ये सुराख है, एक ये सुराख है, और ये रॉयल ट्यूब है। ये ब्लू जो है वो 8 FG की है, ब्लैक जो होगी ये देखें कलर है, ये येलो वाला, ठीक है। और ये येलो कलर जौन सा है ये ऑरेंज है, सॉरी ऑरेंज कलर है, ये 16 FG की है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ रंग इसको मुख्तलिफ बताते हैं, और इसको ये इस तरीके से नाक के अंदर से और सीधी मैदे में डाल दी जाती है ये, ठीक है। इसके ज़रिए खुराक भी दी जा सकती है और इसके ज़रिए मैदे को भी खाली किया जा सकता है। ये डबल फंक्शन ट्यूब होती है ये देखें इस तरीके से, इसके ज़रिए खुराक डाली भी जा सकती है। तो ये रॉयल ट्यूब कहलाती है। इसके ज़रिए मैदा खाली भी करते हैं और ख़ुराक अगर देनी मकसूद हो तो भी दी जा सकती है।
और रॉयल्स ट्यूब है ये इज़ स्मॉलर इन कैलिबर, ये कैलिबर में थोड़ी छोटी होती है, एंड ईजियर टू पास, और इसको पास करना आसान होता है इनटू द स्टमक, मैदे में। इसके लिए इक्विपमेंट्स आलात क्या चाहिए होंगे? किडनी ट्रे देखी होगी आपने मेडिकल में, फीडिंग कप, और जो फीडिंग कप है जिससे खुराक देते हैं वो विद वाटर, पानी भी हो उसमें, बॉल विद वाटर, और एक छोटा सा और बॉल हो जिसमें पानी हो, 20 ml सिरिंज, 20 ml की सिरिंज हो जो मैंने दिखाई अभी, लुब्रिकेंट हो, चिकना करने वाले मादे, और टॉवल हो। टॉवल कहते हैं तौलिए को। तो आसानी के साथ ये रॉयल्स ट्यूब जो नाक के रास्ते मैदे में डाली जा सकती है। द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज ऑफ द नोज़, नाक के किनारे से फासला अपने नोट करना है, एंड ज़िफिस्टर्नम, और ज़िफिस्टर्नम तक का, यानी जो सीने के बिल्कुल दरमियान में जो हड्डी है उसके लास्ट तक का, नाक से लेके और लास्ट तक जो सीने की हड्डी है वहाँ तक आपने ट्यूब पैमाइश कर लेनी है। इस मैयड करते हैं विद रॉयल्स ट्यूब के ज़रिए। द लुब्रिकेटेड एंड ऑफ द ट्यूब, अब जो ट्यूब का आखिरी किनारा है उसको लुब्रिकेट करेंगे, चिकना करेंगे ज़ाइलोकेन जेल से, ठीक है, चिकना करेंगे। इस पास थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, इसको नाक के नथने से, नाक के सुराख से अंदर गुजारेंगे, इनटू द स्टमक, मैदे में ले जाएंगे। द पेशेंट इज़ आस्क्ड, मरीज़ को कहेंगे टू स्वेलो, कि वो निगले, एज ट्यूब इज़ पास, जैसे ही ट्यूब नाक के अंदर से हलक में जाती निगलने की कोशिश करे, जैसे वो निगलेगा सीधी मैदे में जाएगी। स्वेलोइंग इज़ एडेड, और निगलने में मदद करने के लिए विद स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, उसके थोड़े थोड़े घूंट पानी के पिलाएंगे, कि ये जैसे ट्यूब अंदर जा रही है नाक के रास्ते, पानी पिएंगे ना तो वो पानी, ज़ाहिरी बात है वो निकलेंगे, मैदे में जाएगा तो वो ट्यूब भी सीधी डायरेक्शन में, सांस की नाली की बजाय मैदे में चली जाएगी, ठीक है। तो व्हेन द ट्यूब इज़ इन द स्टमक, जब ट्यूब मैदे में चली जाएगी, द कंटेंट्स आर एस्पायरेटेड, जो मैदे के अज्जा हैं वो खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाएंगे विद सिरिंज, या आप उसको सिरिंज के ज़रिए बाहर खींच के भी निकाल सकते हो, ठीक है। इफ़ द कंटेंट्स आर सेमी सॉलिड, अगर कंटेंट्स जो हैं वो थोड़े गाढ़े हों, सेमी सॉलिड कहते हैं जैसा कि टूथपेस्ट होती है वो आपकी सेमी सॉलिड होती है, इस तरह है मैदे में बने हुए। द पेशेंट इज़ गिवन वाटर टू ड्रिंक, मरीज़ को काफ़ी सारा पानी दें पीने के लिए, सो दैट, ताकि डिल्यूटेड कंटेंट्स, वो जो अज्जा हैं वो पतले हो जाएं, और इजीली एस्पायरेटेड, और आसानी से बाहर आ जाएं। दिस इज़ रिपीटेड, और इसको बार बार रिपीट करते रहें, अनटिल क्लियर फ्लूइड्स आर रिमूव्ड, जब तक शफाफ किस्म का पानी बाहर आना ना शुरू हो जाए, फ्राम द स्टमक, मैदे से, एंड इट इज़ एम्प्टी, और ये खाली ना हो जाए। तो ये था बेटा इमरजेंसी में ऑपरेशन के लिए मरीज़ को कैसे तैयार करना, मरीज़ा को, क्योंकि वह इमरजेंसी सूरत हाल में आई है, उसको एनीमा भी नहीं दिया गया, उसको लैक्सेटिव्स जो थे कब्ज़ कुशा वो भी नहीं दिए गए, और उसको अचानक से वो आगे तो मैदा ऐसे वाश कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। प्री मेडिकेशन क्या देंगे? पहले से जो दी जाने वाली मेडिकेशन है, अद्वियात हैं, उसमें सीडेटिव देंगे। सीडेटिव कहते हैं सुकून आवर दवा, टू अलाई एंजाइटी, ताकि एंजाइटी में कमी हो सके। ये अलाई का मतलब होता है कमी लाना, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो एंजाइटी कहते हैं परेशानी को, तो सुकून आवर दवाएं देंगे ताकि उसकी परेशानी ख़त्म हो। एंड डिमिनिश शॉक, और उसकी जो बेहोशी है वो भी गायब हो जाए। आर गिवन हाफ टू 1 आवर बिफोर द ऑपरेशन, इसको 1 घंटा या आधे घंटे पहले देना ऑपरेशन से, एक्सेप्ट इन सिजेरियन सेक्शन के अलावा। 1 ऑफ द फॉलोइंग इज़ चूज़न, इनमें से एक कोई भी दवा चूज़ करनी है, या तो आपने सिर्फ मॉर्फिन 1/4 ग्रेन देनी है, या पेथाइडीन देनी 100 मिलीग्राम, ये अद्वियात हैं। एट्रोपिन इंजेक्शन देना 1/100 ग्रेन, ड्राइज अप सिक्रीशंस इन द माउथ, जो मुंह के अंदर से जो सिक्रीशंस आ रही होंगी, रालें वगैरह, उसको ये खुश कर देगा। एंड एयर पैसेज, और जो सांस का रास्ता है उसको भी खुश कर देगा। एंड गिवन, और इसको देना है हाफ एन आवर बिफोर ऑल ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस हैं उनमें आधे घंटे पहले दे देना है ये आपने एट्रोपिन इंजेक्शन। द एक्चुअल टाइम ऑफ द गिविंग द ड्रग इज़ नोटेड, जो एक्चुअल टाइम जिसमें आपने ड्रग दी है वो नोट करना है ऑन द रिकॉर्ड पर, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द एनेस्थेटिस्ट, ताकि जो बेहोश करने वाला डॉक्टर आता है उसको कहते हैं एनेस्थेटिस्ट, उसको आप बता सको कि इतनी देर पहले मैंने ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया है। एंटीबायोटिक्स कैसे देनी है बेटा? कुछ सर्जन ऐसे हैं प्रेफर टू गिव एंटीबायोटिक्स,
वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं बेटा बैक्टीरिया किलर, बैक्टीरिया को मारने वाली। बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले, टू लेसन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन के ख़तरे को कम से कम किया जा सके। स्पेशली इन सच केसेस, ख़ास तौर पर ऐसे केसेस में एज़ प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, जिसमें देर तक दर्दें चलती रही हैं और बच्चा फंस जाने की वजह से दर्द ज़्यादा देर तक हुई हैं, ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल पहले ही करवा लिया जाएगा। तो ये था हमारा बेटा इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए तैयार करने का तरीका मरीज़ा को। फिर हमारा आ जाएगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेशन केयर में आ जाएगा कि पोस्ट कहते हैं बाद में, प्री हमेशा पहले, पोस्ट बाद में। ये बताना चाह रहा है कि जब ऑपरेशन हो गया तो फिर कैसे देखभाल करनी है मरीज़ा की। तो ये हम पढ़ते हैं बेटा, ये आसान आसान से स्टेप हैं, ये सारे याद कर ले अच्छे से। द पेशेंट इज़ रिमूव्ड फ्राम द थिएटर, मरीज़ा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला जाएगा। आफ्टर परमिशन हैज़ बीन गिवन, जैसे ही आपको इजाज़त देगा, बाय द एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट कहते हैं बेहोश करने वाला डॉक्टर। वो आपको कहेगा कि इतनी देर बाद मरीज़ा को होश आना शुरू हो जाएगा और आप मरीज़ा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल लेना। द पेशेंट इज़ कवर्ड विद लाइट ब्लैंकेट, मरीज़ा को अपने हल्के से कंबल से ढांपना है इन समर, गर्मियों में, एंड वार्म ब्लैंकेट इन विंटर, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो गर्म कंबल देना है उसको। किडनी ट्रे, टॉवल, किडनी ट्रे रखनी है, तौलिया रखना है, एंड माउथ गेज, और माउथ गेज रखनी है। अकम्पेन्स द पेशेंट, यानी कि मरीज़ को उसकी सहूलत देनी है। किसकी? अकम्पेन्स का मतलब सहूलत देना, किडनी ट्रे की, टॉवल की और माउथ गेज की। माउथ गेज बेटा ये देख लीजिए, इस तरह का एक आला होता है और इसको मुंह के अंदर डाल के, अगर खुदा न खास्ता बेहोशी ज़्यादा देर तक रहे और मुंह बंद होने का खदशा हो तो इस तरीके से मुंह में डाल के और इसका मुंह ओपन रखवाया जा सकता है मरीज़ा का। तो ये लॉक हो जाता है और कोई शख्स इससे पहले के पकड़ के खड़ा रहे और मरीज़ उसको दंदी या चक मार दे, तो इससे पहले ये माउथ जो गेज है ये इस्तेमाल की जाती है। और बार बार बेटा किडनी ट्रेज का जिक्र आ रहा था, ये किडनी ट्रे होती हैं, ये देखिए मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं और गुर्दे की शक्ल की होती हैं किडनी ट्रेज। ठीक हो गया। तो इससे जो है ना बेटा वो मैंने दिखाई है माउथ गेज आपको। एन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो बेहोश मरीज़ होगा, हैज़ एन एयरवे, उसका जो रास्ता है वो बहाल रखना आपने, अनटिल कॉन्शियसनेस इज रीगेंड, जब तक वो होश में नहीं आ जाती मरीज़ा। आ हेड इज़ केप्ट ऑन वन साइड, और उसका जो सर है वो किसी एक साइड पर रखना, बिल्कुल सीधा नहीं रखना। चेक द पल्स रेट, उसके दिल की धड़कन चेक करनी है, एंड ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर चेक करना है विद डॉक्टर के साथ बिफोर लीविंग द थिएटर, जब आपने थिएटर से औरत को बाहर निकालना है ऑपरेशन थिएटर से। द पेशेंट इज़ रिटर्न टू द वार्ड, मरीज़ा को वार्ड में वापस लाना है, एंड प्लेस इन सर्जिकल बेड, और उसको सर्जिकल बेड पर शिफ्ट करना है विद हर हेड टर्न टू वन साइड, और उसका सर जो है एक साइड पे ही रखना है। इन समर, गर्मियों में, कवरिंग द पेशेंट विद वार्म ब्लैंकेट, ठीक है, मरीज़ा को गर्म ब्लैंकेट से आपने ढांप के रखना है। काज स्वेटिंग, जिससे पसीना आएगा, एंड डिहाइड्रेशन, और जिससे पानी की कमी हो सकती है। द कवरिंग ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिलेटिव टू द टेम्परेचर इन द वार्ड, तो मरीज़ा को आपने वार्ड के अंदर टेम्परेचर के हिसाब से ही आपने मतलब उसको कंबल देना है। ये ना हो कि गर्मियों में ही गर्म ब्लैंकेट दे दो और उसको पानी की कमी हो जाए। तो ये बताना चाह रहा है वो यहाँ पे। वंस द पेशेंट इज़ मेड कंफर्टेबल, जैसे ही मरीज़ा कुछ बेहतर होगी, आरामदेह हालत में आएगी, पल्स, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, बीपी, एंड रेस्पिरेशन, और सांस लेने की रफ्तार आर चेक्ड एवरी 15 to 30 मिनट्स, हर 15 से 30 मिनट के बाद आपने चेक करना है। शॉक और हेमरेज, और उसकी बेहोशी और उसके जरियाने खून चेक करना है कि ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही। दिस चार्ट इज़ केप्ड फॉर 12 to 24 आवर्स, और इस चार्ट को आपने 12 से 24 घंटों के लिए रखना है अपने पास।
अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द सर्जन, जितना सर्जन आपको यानी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आर्डर दे। यानी कि 12 घंटे या 24 घंटे तक आपने वो रिकॉर्ड संभाल के रखना है। वो कहे जी पिछले 12 घंटे का या 24 घंटे का रिकॉर्ड दो, तो आपने उसकी सारी चीज़ें, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस की रफ्तार का रिकॉर्ड डॉक्टर को दे देना है। इन एन ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन, जो कि बच्चे की पैदाइश के लिए ऑपरेशन होते हैं, उनको ऑब्स्टेट्रिकल या गायनोकोलॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। डायपर्स और नीड फ्रीक्वेंट चेकिंग, औरत का जो डायपर है जो लगाया होता है उसने अंडरवेयर में, पेशाब वाली जगह में, उसको लाजमी चेक करना है टू ऑब्जर्व लॉस ऑफ ब्लड, ताकि आपको ये मुशाहिदा हो सके कि कितना खून ज़ाया हो रहा है। अगर 1 घंटे में 1 से ज़्यादा पैड गीले हो रहे हैं तो उसको PPH हो गया है, पोस्टमार्टम हेमरेज, ज़्यादा खून बह रहा है, उसकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए उसका डायपर लाजमी चेक करना है। इफ़ साइंस ऑफ शॉक और हेमरेज, अगर बेहोशी के या जरियाने खून के हेमरेज की अलामात हों और प्रेजेंट मौजूद हों, मेडिकल एड इज़ कॉल्ड, यानी डॉक्टर को बुलाएंगे आप फ़ौरन। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड इज़ मेंटेन, जितना पानी पिया या जूस पिया और जितना पेशाब आया वो रिकॉर्ड रखेंगे फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिनों में। वैन द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, जब मरीज़ा होश में आ जाएगी, शी इज़ अलाउड टू मूव फ्रीली इन बेड, उसको आप इजाज़त देंगे कि वो बेड के ऊपर हरकत कर सके, एंड लाई इन एनी पोजीशन, और किसी भी पोजीशन में लेट सके। शी फाइंड्स कंफर्टेबल, जो जहाँ पर वो आरामदेह महसूस करे। इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी रिलेटिव्स, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अपने रिश्तेदारों से मिले। एंड नर्सेज होल्डिंग पेशेंट्स लिम, और नर्सें जो है उसकी टांगें पकड़े हुए हों, यानी कि आम ये बुरा लगेगा आपको कि वो उसके रिलेटिव्स देख रहे हों जब नर्स ने उसकी टांगें वगैरह पकड़ी हों। टू प्रिवेंट मूवमेंट आफ्टर ऑपरेशन, ताकि हरकत से बचाया जा सके ऑपरेशन के बाद। दिस काजेज द स्ट्रगल ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट, ये जो है कोशिश मरीज़ का एक हिस्सा हो सकती है। हु बिकम्स रेस्टलेस, जो कि बेआराम हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं, बेटा यहाँ पे ये बताना चाह रहा है वो, कि जैसे ही होश में आएंगे ना, बेहोशी से वो टांगें मारना इधर उधर शुरू कर लेंगे, तो नर्स को ज़ाहिरी बात है उसकी टांगें वगैरह पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है। और कोई भी जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी उसकी वो देख रहे होंगे, तो ये अनयूजुअल सा लगता है, बुरा सा लगता है, लेकिन ये मरीज़ का हिस्सा है, अब क्या करें, ठीक है। तो बिकम रेस्टलेस विद रिस्ट्रेन, क्योंकि मरीज़ जो है वो रिस्ट्रेन से, रुकावटों से जो उसको दी गई हैं उनसे रेस्टलेस हो जाता है। अ सेमी कॉन्शियस पेशेंट मस्ट नॉट बी हेल्ड बाय फोर्स, जब कोई सेमी कॉन्शियस मरीज़ होगा तो उसको आप ज़बरदस्ती नहीं पकड़ेंगे। अच्छा, 3 कंडीशन होते हैं बेटा, एक होता है कॉन्शियस बिल्कुल होशमंद, एक होता है सेमी कॉन्शियस आधा होश में आधा बेहोश, और एक होता है अनकॉन्शियस बिल्कुल बेहोश। तो ये सेमी कॉन्शियस है, आधा होश में है और आधा बेहोश है, ऐसे मरीज़ को आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे। व्हेन द पेशेंट इज़ कॉन्शियस, जैसे ही मरीज़ होश में आएगा, द हेड ऑफ द बेड इज़ रेज्ड बाई 9 इंचज़, जो बेड का सर वाली साइड है वो 9 इंच ऊंची कर देंगे। दिस इनकरेज डीप ब्रीथिंग, इससे गहरे सांस आएंगे। एंड रिलीव्स फ्लैटुलेंस, और पेट में जो गैस और अफारा हुआ होगा, गैसें इकट्ठी हुई होंगी, वो कम हो जाएगी। इनकरेज फ्री मूवमेंट इन द बेड एज मच एज पॉसिबल, बेड के ऊपर जितनी हरकत कर सके उसका हौसला अफजाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरकत करवाएं। पेन इज़ सिवियर आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशंस, पेट के ऑपरेशन के बाद दर्दें शदीद हो सकती हैं। व्हेन द पेशेंट रीगेन्स कॉन्शियसनेस, जैसे ही मरीज़ होश में आएगा। एंड कंप्लेन्स ऑफ पेन, दर्द की शिकायत करेगा। सिडेटिव, उसको सुकून आवर दवा देनी है, मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर पैथाइडीन 100 मिलीग्राम देनी है। IM इंट्रामस्कुलर इज़ इंजेक्टेड, उसको इंजेक्ट करना है। दिस इज़ रिपीटेड 4 to 6 hours, इसको 4 से 6 घंटे बाद बार बार रिपीट करते रहना। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी ज़रूरत हो ऑफ द पेशेंट, मरीज़ा की। एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सर्जन, और जितनी जो आपका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है आपको हिदायत दे, यानी कि जैसे मरीज़ा होश में आएगी, दर्द की शिकायत करे, तो 4 से 6 घंटे बाद आपने ये इंजेक्शन रिपीट करते रहना है जैसे सर्जन ने बताया हो। इट इज़ नॉट गुड नर्सिंग टू विद होल्ड एनाल्जेसिक्स, ये अच्छी बात नहीं है कि जो नर्स है
वो एनाल्जेसिक्स को रोक के रखे। एनाल्जेसिक्स कहते हैं दाफ़े दर्द अद्वियात। एंड हैव रेस्टलेस, और मरीज़ रेस्टलेस हो जाए, अनहैप्पी नाखुश हो जाए, एंड कंप्लेनिंग पेशेंट, और कंप्लेन करने वाली मरीज़ा बन जाए। एज पेन वेयर्स ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर द लीफ विद ड्रग्स लेसन, कहता है जैसा कि पेन जो है कम हो जाता है, रिक्वेस्ट फॉर लीफ विद ड्रग्स लेसन, जो जो अद्वियात आप देंगे उससे जो पेन है वो कम हो जाता है। लेसन का मतलब कम हो जाना। नोज़िया, नोज़िया कहते हैं उल्टी आने की कैफियत। एंड वोमिटिंग, और उल्टी आना अक्कर इन सम पेशेंट्स, रोनमा हो जाता है कुछ मरीज़ों में। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही। आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद। इट में रिस्पॉन्ड टू डीप ब्रीथिंग, और इससे जो है वो गहरे सांस लिए जाएं। एंड सिप्स ऑफ वाटर, और पानी पिया जाए थोड़ा थोड़ा। वॉमिटिंग ऑन द सेकंड और थर्ड डे शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, और अगर वॉमिटिंग दूसरे या तीसरे दिन भी जारी रहे तो डॉक्टर को आपने रिपोर्ट करना है। अगर मरीज़ा यानी उल्टियाँ कर रही हो तो थोड़ा बहुत उसको पानी छानी दें, पानी के सिप्स थोड़े बहुत पिलाएं। दूसरे तीसरे दिन भी जारी रहे तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। यूरिन रिटेंशन अक्कर आफ्टर सम ऑपरेशंस, और कुछ ऑपरेशंस के बाद पेशाब रुक जाता है। और रिकॉर्ड इज केप्ट, रिकॉर्ड रखना है ऑफ आउटपुट ऑफ यूरिन, कि पेशाब कितना आया है, फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिनों में। अब बेड पेन इज़ गिवन, बेड पेन दिया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, फिर दिखा दूंगा आपको। ये बेड पेन होता है बेटा पेशाब के लिए, औरतों को दिया जाता है ताकि वो आसानी से पेशाब कर लें। तो वो कहता है अब बेड पेन, बेड के ऊपर पेशाब करने वाला, इज़ गिवन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट, अगर मरीज़ा ये रिक्वेस्ट कर रही हो तो उसको दिया जाए। फॉर 12 to 18 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन, 12 से 18 घंटे बाद ऑपरेशन के बाद। तो ये थे बेटा किए जाने वाले इकदामात जो कि आपने करने हैं ऑपरेशन के बाद। और आपने इमरजेंसी तैयारी देखी, और ये ऑपरेशन के इकदामात जो ऑपरेशन के बाद किए जाने वो सारे के सारे देखे। उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अगर पेशाब रुक जाता है तो ट्रीटमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, जो पेशाब के रुकने के बाद इलाज किया जाएगा, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।